गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जल्दी से मुझे बताइए कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ लिया था, बता दीजिए जल्दी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप सब लोग भी एकदम सकुशल होंगे, एकदम मजे में होंगे। ओके, हम पढ़ रहे थे 1857 का विद्रोह। लास्ट हमने पढ़ लिया था कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। बिल्कुल ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक विच वी वर डिस्कसिंग वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का विद्रोह, ये हम पढ़ रहे थे। इसके होने के विभिन्न कारण क्या थे वो हमने बात कर ली थी, और किस तरीके से ये विद्रोह शुरू हुआ वो हमने बात कर ली थी। आप सब जानते हैं 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति, और उसके बाद अगले ही दिन सारे के सारे विद्रोही दिल्ली आए, और दिल्ली में ही इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया भारत के अंतिम मुगल बादशाह को, जो कौन था, बहादुर शाह जफर। और आप सब जानते हैं बहादुर शाह जफर को लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और भेज दिया गया कहां पर, बर्मा के रंगून। इसके बाद अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुए, अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए। एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब आपको एक टेबल बनानी है, अब आप एक तालिका बना लीजिए जिसमें पहले कॉलम में लिखेंगे प्लेस या स्थान, दूसरे में लिखिए रिवोल्ट बाय या विद्रोह करने वाला, और तीसरे कॉलम में लिख लीजिए रिवोल्ट कंट्रोल्ड बाय या विद्रोह नियंत्रित करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन जिन अलग अलग स्थानों पर रिवोल्ट्स हुए, विद्रोह हुए, उनके बारे में बात करेंगे, किस किस के द्वारा विद्रोह किए गए और उन्हें नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो आप सब जानते हैं सबसे पहला प्लेस जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई, दैट वाज मेरठ। सबसे पहले लिख लीजिए मेरठ, और मैंने आपको बताया मेरठ से विद्रोह करने वाला कौन हुआ, कदम सिंह। मेरठ से विद्रोह करने वाला कदम सिंह, और जिसे नियंत्रित किया गया ब्रिटिश आर्मी चीफ कॉलिन कैम्बल के द्वारा। मैंने कल आपको लिखवाया था विद्रोह शुरू होने तक जॉर्ज एनिसन ब्रिटिश आर्मी चीफ हुआ करता था, लेकिन विद्रोह शुरू होने के बाद जॉर्ज एनिसन के स्थान पर आ गया कॉलिन कैम्बल। सेकंड प्लेस लिखिए दिल्ली या दिल्ली। दिल्ली में विद्रोह करने वाला मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसी का सेनापति जिसका नाम था बख्त खान। इन दोनों ने दिल्ली से विद्रोह किया, जिसे नियंत्रित कर लिया गया बाय लेफ्टिनेंट निकलसन एंड लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। इसके बाद अगला प्लेस लिखिए हरियाणा का अंबाला। विद्रोह करने वाला राव तुलाराम, नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन। नेक्स्ट अगला प्लेस लिख लीजिए कानपुर। कानपुर से विद्रोह करने वाले दो लोग, सबसे पहले लिखेंगे नाना साहब। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ नाना साहब, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे धोंदू पंत। और नाना साहब का ही सेनापति हुआ करता था तात्या टोपे। आपसे पूछेंगे बताइए व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तात्या टोपे, तो ध्यान रखेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, जिसको नियंत्रित किया गया कॉलिन कैम्बल के द्वारा। रोज एक ही सवाल है और रोज जवाब भी एक ही है। आपने कहा साइंस की क्लास कब होगी मेरे भाई, जब हमारे है ना साइंस के जो टीम के टीचर्स हैं, जब उन लोगों को पॉसिबिलिटी होगी, अवेलेबल होंगे वो लोग क्लास लेने के लिए, तो साइंस से शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद अगला प्लेस लिखिए मथुरा। मथुरा से विद्रोह करने वाला देवी सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। नेक्स्ट प्लेस झांसी, और हम सब जानते हैं झांसी से विद्रोह किया गया किसके द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, कंट्रोल्ड बाय कैप्टन यूरोज। अगला प्लेस लिखिए इलाहाबाद या इलाहाबाद। इलाहाबाद से विद्रोह करने वाला था लियाकत अली। इलाहाबाद से विद्रोह किया लियाकत अली ने, जिसे नियंत्रित किया गया बाय कर्नल नील। अगला प्लेस लखनऊ। लखनऊ से विद्रोह करने वाली, कल मैंने आपको बताया था, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी जिसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, कंट्रोल्ड बाय
कॉलिन कैम्बल। नेक्स्ट प्लेस फैजाबाद। फैजाबाद से विद्रोह करने वाला मौलवी अब्दुल्ला, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाल्ड। नेक्स्ट प्लेस गोरखपुर। गोरखपुर से विद्रोह करने वाला गजोधर सिंह, विच वॉज कंट्रोल्ड बाय जनरल रेनाल्ड। नेक्स्ट प्लेस जगदीशपुर। नेक्स्ट प्लेस जगदीशपुर, रिवोल्ट बाय कुंवर सिंह, कंट्रोल्ड बाय कॉलिन कैम्बल। और लास्ट प्लेस लिख लीजिए बरेली। बरेली से विद्रोह करने वाला खान बहादुर, जिसे कंट्रोल किया गया बाय विंसेंट आयर। विंसेंट आयर। ये वो सारे के सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहां पर विद्रोह हुए। इन लोगों के द्वारा विद्रोह किए गए और ये वो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा उन विद्रोहों को कंट्रोल कर लिया गया। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताइए 1857 के विद्रोह की अंतिम घटना, लास्ट इंसिडेंट कब हुआ? तो अगर आपसे अंतिम घटना पूछे या लास्ट इंसिडेंट पूछे तो ध्यान रखेंगे वो था 18 अप्रैल 1859। और क्या हुआ था लिख लीजिएगा, तात्या टोपे को फांसी। तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो ये था द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो दोस्तों हमने मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य का पतन। इसके बाद हमने बात की मराठास और पेशवाओं के बारे में। इसके बाद हमने बात की एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ लिया द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 का विद्रोह। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों का उदय। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ या आप कह सकते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो हम सब जानते हैं जब औरंगजेब मरा था तो उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत हुआ करते थे जिन्हें सूबे कहा जाता था। कहने का मतलब सबसे बड़ा विस्तृत साम्राज्य औरंगजेब के पास था जिसके अंतर्गत 21 सूबे आते थे। लेकिन धीरे धीरे मुगलों की शक्ति खत्म हुई और धीरे धीरे जो मुगल थे वो कमजोर होने शुरू हुए। और हम सब जानते हैं कि वही मुगलों के प्रांत जिन पर अभी तक मुगलों का अधिकार था और जहां पर मुगलों के सूबों में मुगलों के ही सूबेदार शासन किया करते थे, अब उन्हीं सूबेदारों ने धीरे धीरे करके मुगल बादशाहों से खुद को स्वतंत्र घोषित किया और हमारे देश में नवीन राज्यों की स्थापना हुई या नवीन राज्यों का उदय हुआ। और उन्हीं इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे जो पहले मुगलों के सूबे थे लेकिन बाद में वो स्वतंत्र राज्यों के रूप में सामने आए। हालांकि हमने एक स्वतंत्र राज्य के बारे में बात भी कर ली है जो हमने मराठास और पेशवाज में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में ही एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो हम पढ़ चुके हैं मराठास और पेशवाओं के बारे में। इसके बाद और भी कुछ ऐसे राज्य थे जो अलग हुए किससे, अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से, और जो अलग हुए मुगलों से। और धीरे धीरे जहां पर पहले कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स ने रूल किया लेकिन वो सारी की सारी जगह धीरे धीरे किसके अधिकार में आ गई, अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। तो उन्हीं राज्यों के बारे में या न्यू स्टेट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, निजाम्स ऑफ डेक्कन या दक्कन के निजाम, जिसमें मेनली हम बात करेंगे हैदराबाद स्टेट या हैदराबाद राज्य के बारे में। निजाम्स ऑफ डेक्कन या दक्कन के निजाम। और ध्यान रखेंगे द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट डेक्कन वाज चिनक्लिच खान और निजाम उल मुल्क। दक्कन को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है चिनक्लिच खान या निजाम उल मुल्क को। ध्यान रखेंगे इसके पूर्वज समरकंद के निवासी थे।
या ध्यान रखेंगे जो इसके पूर्वज थे, जो इसके फोरफादर्स थे, वो बिलोंग किया करते थे कहां से? समरकंद से। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं तुर्किस्तान का पार्ट हुआ करता था समरकंद, और समरकंद ही वो जगह थी जहां पर कभी तैमूर लंग शासन किया करता था। और हम सब जानते हैं वहीं से बिलोंग किया करते थे पूर्वज चिनकिज खान या निजाम उल मुल्क के। इसके बाद ध्यान रखेंगे इसका जो पिता था वो औरंगजेब के दरबार में रहा करता था। हिज फादर वाज इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। इसका पिता औरंगजेब के दरबार में रहा करता था। और ध्यान रखेंगे इसका पिता का नाम, जिसका पिता हुआ करता था उसका नाम था गाजी उद्दीन, गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग फर्स्ट। इसके पिता का नाम गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम था, और ये औरंगजेब के ही दरबार में रहा करता था। लेकिन हम सब जानते हैं निजाम उल मुल्क को पावर से जो मिली वो कब मिली? फर्रुखशियर के समय में, जब भारत का मुगल बादशाह बना फर्रुखशियर। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मुगल एम्परर फर्रुखशियर 1713 से लेके 1719 तक भारत का मुगल बादशाह हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे इसने ही निजाम उल मुल्क को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी। और दक्षिण के जो मुगलों के 6 सूबे हुआ करते थे उन्हीं 6 सूबों का सूबेदार बना दिया गया निजाम उल मुल्क या चिनकिज खान को। और ध्यान रखेंगे इसी को उपाधि दे दी गई खानी खाना की। चिनकिज खान या निजाम उल मुल्क को ही उपाधि दी गई खानी खाना की और निजाम उल मुल्क, और उसी को उपाधि दी गई निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की। यही कहलाया निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग। तो ध्यान रखेंगे फर्रुखशियर ने इसे पहले दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, लेकिन बाद में इसे मालवा का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद इसे दक्कन से हटाया गया और दक्कन से इसे मालवा का सूबेदार बना दिया गया। धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया निजाम उल मुल्क ने दक्षिण भारत में। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि फर्रुखशियर के ही शासनकाल में जो डोमिनेंस था, जो प्रभाव था, वो बढ़ने लगा। किसका? दक्कन। अरे मेरे भाई क्या करें यार तुम लोगों का, दक्कन कहां पर है, दक्कन कहां पर है? मैंने शुरू में ही बोल दिया हम मेजरली हैदराबाद के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको तो पता होगा ना निजाम कहां के होते हैं, हैदराबाद के ही तो निजाम होते हैं। हैदराबाद की ही तो आईपीएल टीम को डेक्कन चार्जर्स बोलते थे ना, तो इसीलिए बोलते थे वही जगह दक्कन कहलाती है। जी, तो कहने का मतलब है फर्रुखशियर जब भारत का मुगल बादशाह बना तो इसी ने निजाम उल मुल्क को दक्षिण की सूबेदारी सौंपी, उसे खानी खाना की उपाधि दी और निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि उसे दी गई। इसके पूर्वज समरकंद के निवासी हुआ करते थे और इसका पिता जिसका नाम गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम था, ये औरंगजेब के ही दरबार में सेवा किया करता था। लेकिन फर्रुखशियर के टाइम में पावर्स मिली निजाम उल मुल्क को, इसी ने खुद को दक्षिण में पावरफुल बनाया या दृढ़ बनाया। इसे दक्कन से हटाकर मालवा का सूबेदार बना दिया फर्रुखशियर ने। लेकिन हम सब जानते हैं फर्रुखशियर पर डोमिनेंस सैयद बंधुओं का था और सैयद बंधुओं के ही हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था कौन? फर्रुखशियर। बस फिर क्या था? हम सब जानते हैं 1719 ईस्वी में फर्रुखशियर की हत्या करवा दी गई बालाजी विश्वनाथ की मदद से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मराठाओं में। उसके बाद रफी उद दरजाद और रफी उद दौला दो मुगल बादशाह सिंहासन पर बैठे और उन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद सिंहासन रूढ़ हुआ और सिंहासन पर बैठा मोहम्मद शाह रंगीला। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मोहम्मद शाह रंगीला सिंहासन पर बैठा तो उसी मोहम्मद शाह ने सबसे महत्वपूर्ण काम ही क्या किया? चिनकिज खान या निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर हत्या करवाई सैयद बंधुओं की। कहने का मतलब सैयद बंधुओं की हत्या करवाने में भी मदद किसने की थी? मुगल बादशाह की, निजाम उल मुल्क ने। तो ध्यान रखेंगे इन 1720 ही किल्ड सैयद ब्रदर्स। 1720 ईस्वी में इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाई। और क्योंकि मोहम्मद शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हेल्प की निजाम उल मुल्क ने, इसीलिए हम सब जानते हैं 1722 में इसे मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बनाया। और हम सब जानते हैं मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर को ही वजीर कहा जाता था। और क्योंकि मोहम्मद शाह ने इसको अपना वजीर बना लिया, इसीलिए दोस्तों ये मालवा की सूबेदारी छोड़कर कहां चला गया? दिल्ली। और ये दिल्ली में ही रहने लगा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का वजीर बनकर। लेकिन मोहम्मद शाह की आदतों से, भाई मैंने आपको बताया था कि वो महिलाओं के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था, इसलिए उसको रंगीला बादशाह कहा जाता था और हमेशा भोग विलास में ही लिप्त रहा करता था। कहां पर? महिलाओं के साथ। उसकी इसी आदत से परेशान हुआ निजाम उल मुल्क या चिनकिज खान, इसीलिए वो था मुगलों का वजीर या प्रधानमंत्री। इसीलिए लेकिन वो मोहम्मद शाह को बिना बताए दिल्ली से वापस कहां चला गया? दक्षिण भारत चला गया, दक्कन चला गया। और जब वो दक्कन गया तो उस समय दक्कन की सूबेदारी या हैदराबाद की जो सूबेदारी थी वो मुबरिज खान संभाल रहा था, जो मुगलों का सूबेदार था। बस ध्यान रखेंगे 1724 में इसने लड़ा बैटल ऑफ सूरखेड़ा या शूरखेड़ा का युद्ध।
और ये जो शूरखेड़ा का युद्ध था ये किस किस के बीच में हुआ? निजाम उल मुल्क और मुबरिज खान के बीच। और कौन था मुबरिज खान, एक बार दोबारा से समझ लेंगे। मुगलों का वजीर, मुगलों का प्रधानमंत्री था निजाम उल मुल्क या चिंगलिज खान, और उधर हैदराबाद का सूबेदार था मुबरिज खान। और ध्यान रखेंगे इसी शूरखेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुबरिज खान को पराजित किया, और मुबरिज खान को पराजित किया निजाम उल मुल्क ने, और इसी ने 1724 में स्वतंत्र राज्य के रूप में हैदराबाद राज्य की स्थापना की। 1724 में बना स्वतंत्र हैदराबाद। और ध्यान रखेंगे निजाम उल मुल्क ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल भी किसको बनाया? हैदराबाद को बनाया। अब दक्कन की जो राजधानी थी वो क्या बन गई? हैदराबाद बन गई। सत्रह में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य के रूप में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और दक्कन को स्वतंत्र किया मुगलों से निजाम उल मुल्क ने। और दोस्तों यही कहलाया, आप सब जानते हैं, हैदराबाद का सबसे पहला निजाम और फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। और मैंने आपको बताया था 1729 ईस्वी में बैटल ऑफ पालखेड़ा या पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया, जो हम सब जानते हैं किस किस के बीच हुआ? निजाम उल मुल्क और पेशवा बाजीराव प्रथम के बीच। और ध्यान रखेंगे इसी युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम उल मुल्क को पराजित किया, और इसमें हारने के बाद इसने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी देना स्वीकार किया। और जब मैंने आपको शिवाजी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि चौथ और सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाने वाले महत्वपूर्ण टैक्सेस हुआ करते थे, कर हुआ करते थे, जो मराठा निजाम उल मुल्क से भी लिया करते थे, और इसे भी लेना इन्होंने शुरू किया था। इसके बाद 1748 ईस्वी में निजाम उल मुल्क डाइड, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हुई। में निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो गई, और जैसे ही निजाम उल मुल्क मरा तो ध्यान रखेंगे इसी का बेटा और इसी का भतीजा, इसी के पुत्र और इसी के भतीजे के बीच में सिंहासन को लेकर गृह युद्ध शुरू हुआ। और ध्यान रखेंगे निजाम उल मुल्क के बेटे का नाम नासिर जंग था, इसके बेटे का नाम नासिर जंग था, और भतीजे का नाम मुजफ्फर जंग। दोनों के बीच में सिंहासन को लेकर लड़ाई शुरू हुई, जिसका फायदा उठाया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने। दोनों के दोनों उत्तराधिकारी विफल साबित हुए, अयोग्य साबित हुए, और इसी अयोग्यता का फायदा उठाकर 1798 में निजाम अली accepted in 1798 निजाम अली accepted the dominance of लॉर्ड वेलेजली। 1798 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम हुआ करता था जिसका नाम था निजाम अली, और इसी निजाम अली ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया, और इसी सहायक संधि के बाद हैदराबाद राज्य पर अधिकार हो गया किसका? अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का। तो ये था स्टेट ऑफ डेक्कन या स्टेट ऑफ निजाम, जिसको आप क्या कहते हैं? दक्कन, जिसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत अधिकार में लिया गया भारत का सबसे पहला राज्य ही कौन सा था? हैदराबाद। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हैदराबाद ही वो सबसे पहला राज्य था जिसको लॉर्ड वेलेजली ने अपनी सहायक संधि से सबसे पहले अंग्रेजों के अधिकार में लिया था। जो लोगों के नीचे ढक गया है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में निजाम अली लिखा है, जो ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे भाई। निजाम अली ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि से अंग्रेजों का डोमिनेंस स्वीकार कर लिया था 1798 में। बस इतनी सी बात लिखी है। इसके बाद लिखिए राजपूत स्टेट या राजपूत राज्य। और दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर हम राजस्थान के राजपूत स्टेट या राजपूत राज्य के बारे में बात करें तो 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में जो राजस्थान का राजपूत स्टेट था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक कहलाता था मारवाड़,
एक कहलाता था मारवाड़, जो बेसिकली आप सब जानते हैं वर्तमान में क्या है, जोधपुर। और जो दूसरा हुआ करता था वो कहलाता था आमेर, और आप सब जानते हैं जो वर्तमान में क्या है, जयपुर। ये हम बात कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी के बारे में या 18वीं शताब्दी के बारे में। मारवाड़ का राजा उस समय हुआ करता था अजीत सिंह, और आमेर का राजा उस समय हुआ करता था जय सिंह। अगर हम दिल्ली सल्तनत काल से ही देखें और अगर हम मुगल काल के बारे में भी बात करें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चाहे दिल्ली के सुल्तान हो, चाहे मुगलों के मुगल बादशाह, सबके संबंध राजपूतों से सही रहे या मैत्रीपूर्ण रहे, लेकिन ये जो मित्रतापूर्ण संबंध थे इनको कहीं ना कहीं खराब किया किसने, औरंगजेब ने। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो मैंने आपको बताया था कि उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि राजपूतों से जो संबंध थे वो बिगाड़ लिए थे किसने, औरंगजेब ने। इस वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और जब मुगलों का मुगल बादशाह बना जहांगीर शाह, तो मैंने आपको बताया कि उसी जहांगीर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी और सवाई राजा की उपाधि किसको दी थी, जय सिंह को दी थी। जय सिंह आमेर का राजा हुआ करता था और अजीत सिंह मारवाड़ का राजा हुआ करता था। जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ध्यान रखेंगे 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने खुद को मुगलों से स्वतंत्र किया। ईस्वी में जहांगीर शाह द्वारा 1712 ईस्वी में जहांगीर शाह द्वारा इसे महाराजा की उपाधि और मालवा की सूबेदारी दी गई, लेकिन यह संतुष्ट नहीं हुआ और फाइनली 1714 ईस्वी में आप सब जानते हैं सैयद बंधुओं में से ही हुसैन अली खान, फर्रुखशियर के शासनकाल में हुसैन अली जो सैयद बंधुओं में से ही एक था, 1714 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया और इसकी बेटी का विवाह फर्रुखशियर से करवाया। ये बात मैंने आपको डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में भी बताई थी। और जो मारवाड़ था वो पूरी तरीके से अधीन हो गया किसके, मुगलों के। लेकिन अगर हम बात करें आमेर या जयपुर के बारे में तो हम सब जानते हैं आमेर में जयपुर शहर की स्थापना सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा की गई। जयपुर की स्थापना सवाई मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा की गई। अगर इसके रूलिंग पीरियड के बारे में बात करें तो 1688 से लेके 1743 तक का जो पीरियड रहा वो रहा ही किसका, सवाई मिर्जा राजा जयसिंह का। और ध्यान रखेंगे यह एक महान खगोल शास्त्री, नगर नियोजक और वैज्ञानिक था। खगोल शास्त्री आप सब समझते हैं, एस्ट्रोनॉमर, नगर नियोजक सिटी प्लानर, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में प्रसिद्ध है महाराजा सवाई जयसिंह। और ध्यान रखेंगे इसी जयसिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में जयपुर सिटी या जयपुर शहर की स्थापना की गई थी, जो पिंक सिटी या गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है। यही कहलाती है पिंक सिटी या गुलाबी शहर। और ध्यान रखेंगे अगर कोई भी पूछे कि जयपुर को गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है, जी हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री स्पेशल बैच ले सकते हैं। पिंक सिटी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है वही तो मैं बता रहा हूं। अगर कोई पूछता है कि इसको पिंक सिटी क्यों कहते हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया का आगमन 1876 में जयपुर का राजा हुआ करता था सवाई राम सिंह, और इसी सवाई राम सिंह ने 1876 में क्वीन विक्टोरिया या महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया था। जब अपनी राजकीय यात्रा पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया भारत आई थी 1876 ईस्वी में, तो ध्यान रखेंगे उसी वर्ष जयपुर का महाराज हुआ करता था सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह ने ही महारानी विक्टोरिया और प्रिंस ऑफ वेल्स या युवराज के स्वागत में ही पूरे के पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग से सजवाया था। और तभी से ध्यान रखेंगे इस शहर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। तब से ये पिंक सिटी के नाम से फेमस है। तो हमने बात की हैदराबाद या डेक्कन के निजाम के बारे में, हमने बात की राजपूत स्टेट के बारे में। कल हमारी जब मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे भरतपुर के जाट राज्य के बारे में, उसके बाद रोहेल और बंगश पठानों के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सिख राज्य, अवध